तो तरीका आइडियली लाइक कोई भी चैप्टर अगर मैं रिवाइज करता हूँ तो उसके लिए तरीका क्या है कि आपको एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप क्रिएट करना है। मतलब कि अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम कर रहा हूँ तो बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था, जनरल टर्म क्या थी, ए प्लस बी का पावर एन का, ए माइनस बी की पावर एन का, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या थे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम जो सम होता था उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या थे, वो सारे के सारे आपके एक रजिस्टर पे लाइक आप लिखोगे जहां पर सिर्फ फॉर्मुलाज एंड कॉन्सेप्ट होंगे क्लियरली। होता है ना कि जैसे एक फॉर्मुला शीट होती है तो वो खुद आप प्रिपेयर करोगे, उससे क्या होगा आपके फॉर्मुले और कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप भी बन जाएगा आपका। और जैसे पेपर से पहले होता है ना 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले या एक हफ्ते पहले दोबारा गो थ्रू करना होता है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इधर उधर लिखे हुए तो फिर जब एक हफ्ते या 4-5 दिन पहले रिवाइज करोगे अगेन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। और जो मैंने बोला जैसे अगर कोई चैप्टर लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपने करा ही नहीं है तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना कि 4-5 दिन आप उसी चैप्टर पे निकाल दो, तो ये चीज नहीं करनी है बेटा। ठीक है। एंड अब लाइक हम क्लासेस में भी क्या करेंगे, कुछ जो पीछे प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपका आइडियली क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस में कितना टाइम लगना चाहिए, कहाँ टाइम सेव करना है, और आइडियली पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, यस सर। स्टार्ट करते हैं। कर लिया सभी ने ज्वाइन? ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ही करेंगे हम। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि आपको चैप्टर रिवाइज कैसे करने, ये आपका एक तरीका होना चाहिए बेटा। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपको पेपर का पैटर्न सभी को पता होगा कि 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो लाइक ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, राइट? जिसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने। अच्छा पहले क्या था, पहले जो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते थे उनमें से 5 जो आप करते थे उनके अगर रॉन्ग आंसर थे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार वो भी नेगेटिव मार्किंग ले आए हैं उसमें। तो आपको ये भी याद रखना है कि जैसे सब्जेक्टिव पेपर में हम करते हैं कैलकुलेशन, कई बार क्या करते हैं हम गड़बड़ कर देते हैं। मतलब जैसे बोर्ड में भी कोई क्वेश्चन आया तो हमने सॉल्व तो कर दिया, घर आकर हमें लग भी रहा है कि वो सही है, लेकिन जब आंसर चेक करा तो गलत निकला। तो बेटा अगर इस तरह से लाइक सिली मिस्टेक करके या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करके आप आंसर रॉन्ग निकाल के आओगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब जो आने चाहिए थे 4 नंबर वो -1 हो जाएंगे। तो मैंने कहा था -1 नहीं होता, वो एक तरह से -5 हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से। और वो जो 5 क्वेश्चन आप करोगे वो आप वही अटेम्प्ट करोगे सिर्फ जो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है जिसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उन 10 में से, तो आइडियली क्या होना चाहिए, मान लो मेरे को अगर 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो मैं 5 सिर्फ वही चूज करूंगा और वो जल्दी से करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। वही चूज करूंगा जो कम टाइम में और जो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे मिस्टेक वगैरह नहीं करूंगा, जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सभी के पास बेटा पेन पेपर है सॉल्व करने के लिए? यस। लिखा लो, हाँ सिर्फ सुनना नहीं है। पेन पेपर उठा लो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं मिक्स ले रहा हूँ क्वेश्चन चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं आपके। ये है 2021 का फरवरी शिफ्ट का कर रहा हूँ पेपर में डिस्कस। ठीक है बेटा, सारे नहीं कर पाऊंगा पेपर में, जो भी लाइक क्वेश्चन थे जो टफ थोड़े से या ट्रिकी थे, जिनका लाइक थोड़ा सा तरीका मुझे लाइक डिस्कस करना है कि कैसे आइडियली आपको सॉल्व करना है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था द नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड डिस्कस करेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर with sum of digits equal to 10 formed by using 1 2 3 only। ये वाली डिजिट ही यूज करनी है, 7 डिजिट का नंबर होना चाहिए और जो सभी डिजिट का सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। और डिजिट हमारे पास कौन सी अवेलेबल है, सिर्फ 1 2 3। कितने होंगे? ऑप्शन 77, 42, 35 एंड डी है 82। आइडियली 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। सभी पेन नोटबुक निकाल के बेटा सॉल्व करो एंड चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो या मैं पोल कंडक्ट करा देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को सही आता है। तो यार मेरे में पोल लॉन्च नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। जिसका आंसर आता है बेटा चैट बॉक्स में भेज दो, 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। 7 डिजिट का नंबर है और सारे डिजिट का सम क्या होना चाहिए। अच्छा जब नंबर बोल रहे हैं तो मतलब स्टार्टिंग प्लेस पे 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कह देते हैं कि कोई कोड है या टेलीफोन नंबर भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट नंबर बोल दिया अगर 7 डिजिट का तो पहला प्लेस क्लियर है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें तो यहाँ 0 अवेलेबल भी नहीं है डिजिट,
1 2 3 से ही स्टार्ट करना है, और ये ऑब्वियस है कि रिपीटेशन होगा ही इसमें। रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो आप पॉसिबल लाइक केसेस बनाओगे। अभी तक भाई किसी का भी आंसर नहीं आया। अच्छा, केस 1 कोई बताएगा बच्चों, कैसे बनाए, क्या क्या डिजिट हम ले सकते हैं, कैसे ले 7 डिजिट नंबर? अच्छा, केसेस बताओ, कितने केसेस बनेंगे? अक्षिका, आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ओके ओके ओके। हेमंत ने बताया एक केस ऐसे बना सकते हैं हम, कितने 1 ले लें हम? भाई 5 तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि 5 डिजिट हो गई हमारी और उनका सम 5 आएगा, तो बाकी जो 2 डिजिट होनी चाहिए उनका सम 5 होना चाहिए। अब 2 3 2 2 तो नहीं ले सकते, तो एक 2 और एक 3 लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एक केस ये बन गया। एक और केस क्या बनेगा भाई? सेकंड केस बताओ, और क्या बन सकता है? मैंने सबसे पहले सोचा क्या मैं 2 3 ले सकता हूं? अगर मैंने 2 3 ले लिए 6 हो जाएगा उनका सम, तो बाकी ये जो 5 डिजिट है वो 1 लेने पड़ेंगे कम से कम, तो फिर सम ज्यादा हो जाएगा, राइट? 11 हो जाएगा। तो 2 3 तो पक्का हो गया, नहीं ले सकते। क्या 2 2 ले सकते हैं? मैंने 2 2 ले लिए भाई। 2 2 लेने से इनका सम कितना हो गया? 4 हो गया। अब बाकी कितनी डिजिट है? बाकी जो डिजिट है हमारे पास 5 है, क्योंकि 7 डिजिट होनी चाहिए। तो अगर मैं 5 की 5 अगर 1 ले लूं तो क्या होगा? 5 + 4 9 होगा। 10 बनाने के लिए इसका मतलब है एक और 2 ले लेते हैं। अब क्या हो गया? इन 3 डिजिट का सम हो गया 6 हमारा। बाकी की 4 डिजिट हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा 10 हो गया। और बताओ कोई पॉसिबल केस बनता हो तो जल्दी से। केस थर्ड बताओ भाई, किसी का बना या 2 ही बनेंगे सिर्फ? भाई एक 2 एक 3, तो बाकी 5 1 हो गया। एक वो बना दिया हमने। 2 2 के साथ भी देख लिया, बाकी सारे 1 नहीं ले सकते, वो वाला केस नहीं बनेगा। 2 3 तो ले ही नहीं सकते। और अगर 3 2 लेते हैं और 4 1 लेते हैं तब भी 10 आ जाएगा। और कोई पॉसिबल केस तो नहीं आ रहा ना? बताओ भाई, सारे एग्री करते हो? Yes, sir. पेपर में तुम्हें सॉल्व करना है। तो ये चीज मतलब देखो, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि देखो अगर केसेस बहुत सारे होते तो मैं सोचता कि चलो टाइम लग जाएगा। केसेस बेटा सिर्फ यही 2 बनेंगे और बनेंगे ही नहीं, ठीक है? Yes. क्लियर हो गया कि भाई 2 3 पॉसिबल नहीं है। 2 2 और बाकी सारे 1 देकर लेकर देखा तब भी नहीं बना, और 9 आ जाता है सम। फिर 2 2 की जगह हमने 3 2 ले लिए, तो बाकी सारे के सारे 1 लेने पड़ेंगे, उससे 10 आ गया। और हमने पहले ही फर्स्ट केस में 5 1 और एक 2 3 ले लिया था, तो हमारा 10 आ गया था। अब ये तो समझ में आ गया कि ये डिजिट्स हमें लेनी है, इतनी लेनी है, ये भी समझ में आ गया। 2 केसेस बना दिए। लेकिन जो नंबर फॉर्म होंगे, अब जो हमने 5 1 एक 2 और एक 3 लिया है, तो उसमें इधर उधर भी तो हो सकते हैं, क्योंकि सम ही तो करना है। सम सिर्फ 10 आना चाहिए, लेकिन नंबर तो इधर उधर करके कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अब क्या लगेगी? परमुटेशन लगेगी, याद है भाई? अगर 5 1 है, एक 2 और एक 3 है, तो ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? ऐसे हम कितने नंबर बना सकते हैं? 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो जिनको नहीं पता है, 7 फैक्टोरियल आया क्योंकि टोटल 7 डिजिट है, उसमें से रिपीटेशन कितने?
5 है 1 के रिपीटेशन, तो उससे डिवाइड होता है, और बाकी किसी का रिपीटेशन नहीं है, वो तो एक एक बार ही है, 2 और 3, तो ये आएगा। और ये कितना हो जाएगा आंसर? 7 × 6, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आ गया भाई? 42 आ गया, है ना। नेक्स्ट भाई 3 2 है हमारे पास, और 4 है 1, इसका भी 7 फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल किसके लिए? 2 के लिए, और 4 1 है तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा आंसर? 7 × 6 × 5 बाहर निकाल लो, 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये आ गया भाई 35। तो 35 + 42 टोटल कितने नंबर बनेंगे? 77. अच्छा, आइडियली सोच के बताओ, इस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए? 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं? और अगर मैं लाइक एनालिसिस करूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो एवरेज है बेटा, ये टफ नहीं है ना ही इजी है, एवरेज क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ठीक है। Yes. तो मतलब यार टाइम सेव करना है, जो क्वेश्चन इजी है, समझ में आ रहे हैं, तो उसमें तो टाइम ज्यादा लगाना ही नहीं आपको। अगर उसमें भी टाइम लगाओगे तो फिर कहाँ बचेगा टाइम? टाइम सेव करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें टाइम लगता है, 5-5 मिनट भी चले जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन एक्सपेंशन दिया हुआ है कुछ ऐसा, टी एक्स की पावर 1/5 प्लस 1 - x की होल पावर 1/10 डिवाइड बाई टी और होल पावर 10। तो जब वो टर्म बोल रहा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं बोल रहा, ध्यान से देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ टी बोल रहा है, एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगी, जब जब हमें, क्योंकि अगर आपको वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, तो एक्स के बारे में तो कुछ तो बताएंगे। उन्होंने एक्स के बारे में बता दिया कि भाई एक्स जो है वो लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 1 के बीच में। तो वो बताने की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय √3 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 × 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 × 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 × 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2 × 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3√3 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जल्दी से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताएगा जल्दी से? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखेंगे, राइट। ये तुम्हारा एक तरह से x है, ये तुम्हारा y है, x + y की पावर या a + b की पावर n वाला क्या होता था जनरल टर्म का एक्सपेंशन का फॉर्मूला? बता दो। tr + 1 क्या लिखते थे? NCR. चलो पहले फॉर्मूला ही लिख दो, NCR x की पावर n - r y की पावर r, राइट, यही होता था। Yes sir. और अगर बीच में पॉजिटिव है x + y है, तो आगे -1 भी नहीं आएगा, -1 की पावर जो r आता था कब? जब हमारा x - y होता था, ठीक है। बस लगा दो tr + 1, क्या लिखोगे? NCR, n कितना है भाई 10, CR, r तो मुझे पता ही नहीं है, और x कितना है मेरा? x जो है वो क्या है? पहले वाला, ये वाला टर्म, t x की पावर 1/5, इसकी पावर क्या लिखेंगे हम? n - r, यानी 10 - r। y क्या है हमारा? 1 - x होल पावर 1/10 डिवाइड बाय t, और इसकी पावर क्या होगी? r। अब हमें जब भी जिसकी बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालो, जिससे इंडिपेंडेंट करना है हमें, जैसे हमें इसमें कहा गया कि t से इंडिपेंडेंट होना चाहिए टर्म, तो t की पावर जहां जहां दिख रही है, मतलब जो t की एक्सपोनेंट जहां जहां दिख रही है, उनको सम अप कर लो एक जगह पे, और फिर उसको 0 करेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? r निकालते हैं। क्या आएगा भाई? 10CR, t की पावर यहां पर दिख रही है 10 - r। अभी एक बार में कोई बताएगा t की पावर डायरेक्टली क्या लिख दूं? 10 - r तो यहां दिख ही रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले का क्या आएगा? डिवाइड में r, डिवाइड में t लिखा हुआ है, तो t की पावर r आएगा डिवाइड में, और डिवाइड वाला जब न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेके जाएंगे, पावर क्या लिख दूं? -r लिख दूं यहाँ पर डायरेक्टली, Yes sir. ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये टाइम सेव करना है, तो मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन पेपर में तो आप करोगे ना, टाइम बचाओगे इस तरह से। तो ये साफ दिख रहा है कि t की पावर क्या आएगी? 10 - 2r आएगा, ठीक है। और x की पावर अलग कर दो, जितनी भी बचती है, क्या क्या बची? x की पावर बची है यहाँ पर 10 - r की होल डिवाइड में 5, लेकिन जो दूसरे वाला है वो x नहीं है, वो तो 1 - x लिखा हुआ है, उसको तो मैं ओपन भी नहीं कर सकता। उसकी पावर क्या आएगा? r/10, ठीक है भाई। यहाँ तक कुछ छुट तो नहीं क्या? यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. तो बेटा बता दो मुझे r की वैल्यू क्या आएगी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ t करना है, तो r की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 5 आएगी। क्यों? क्योंकि t की पावर जो लिखी हुई है 10 - 2r, उसको वी हैव टू इक्वेट विद 0, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब r की वैल्यू 5 पुट कर दो, क्या आएगी टर्म? 6 टर्म होगी, और क्या आएगी? 10c5, t तो भूल ही जाओ, क्योंकि t की पावर 0 आएगी, वो तो 1 ही आएगा, तो x की पावर जो है वो लिख दो, क्या आएगी? x की पावर कितनी बची?
10 माइनस 5 5, 5 डिवाइड बाई 5 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स की पावर क्या बचा, आर की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 5 डिवाइड बाई 10 हाफ आएगा। अच्छा, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, हाफ पावर का मतलब क्या होता है भाई, रूट रूट एक्स होता है राइट। अगर 1/3 पावर है तो क्यूब रूट है। तो ये हमारी टर्म आ गई, लेकिन हमें टर्म नहीं फाइंड करनी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के बारे में क्या बताया हुआ है हमें, एक्स के बारे में हमें बताया हुआ था क्या क्या, एक्स की वैल्यू बोली थी भाई 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये लग गया कौन सा कॉन्सेप्ट कि हमें इनइक्वालिटी लगाकर टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर x 0 से 1 के बीच में तो x रूट x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा। अच्छा, x रूट x नहीं आया, सॉरी भाई, रूट के अंदर क्या है x नहीं 1 माइनस एक्स चल रहा है, फिर तो बहुत ईजी हो जाता, रूट के अंदर चल रहा है 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब कोई बच्चा सोचेगा सर x की वैल्यू 1 ही पुट कर दो, है ना, पर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 0 से 1 के बीच में मैं कह दूंगा कि भाई x की वैल्यू 1 है सबसे बड़ी, तो 1 पुट कर दो, उसी से मैक्सिमम आ जाएगा। क्योंकि जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में जिसको मैक्सिमाइज करने में वो है x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इनफाइनाइट है। तो मैं एकदम कैसे बता दूं कि भाई इससे ही आंसर सबसे मैक्सिमम आएगा, मतलब मुझे क्या पता 0.7 से मैक्सिमम आएगा, 0.8 से आएगा, क्योंकि जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन x के टर्म्स में वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब यहां पर हो गया मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो गया, बाइनरी थ्योरम जो लगाना था हमने लगा दिया कॉन्सेप्ट। अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बता पाए, तो बताएगा, बोलो भाई। x लिखा हुआ है और 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें। यार इतना बड़ा वर्ड लिखा है इसने, मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ याद आ रहा है कैलकुलस में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद आ रहा है। कितने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते थे तुम, वॉल्यूम निकालते थे, बड़ा अजीब सा आता था, एक आर की फॉर्म में या एच की फॉर्म में, फिर वो कहता था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी क्या होगी, या मैक्सिमाइज बताओ कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, प्रूव भी करने को कहता था कि ये प्रूव करके दिखाओ तब होगा। तो यार मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है और सिंगल वेरिएबल में ऑलरेडी बना हुआ है, तुम्हें कोई दो वेरिएबल भी नहीं है कि सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो सिंगल वेरिएबल में डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भाई डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसको मान लो भी तुम वाई मान लिया तुमने, एक्स रूट 1 माइनस एक्स। फिर तुम्हें याद होगा जब तुम मैक्सिमम या मिनिमम करने से पहले याद होगा तुम्हें कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आता था उसको क्या रखते थे बताओ, जीरो, जीरो रखते थे। क्यों, क्योंकि एट मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते थे, लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे जो स्लोप होता है टेंजेंट का वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो जीरो होता है। जीरो इक्वेट करके एक्स की क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे कि भाई ये पॉइंट आ गए, एक भी आ जाता था, दो भी आ जाते थे, ज्यादा भी आ जाते थे। फिर उन पॉइंटों को ये नहीं पता लगता कि भाई उस पर मैक्सिमम होगा मिनिमम, फिर क्या करते थे हम डबल डेरिवेटिव कर कर, अगर नेगेटिव आता था उस पॉइंट पर तो मैक्सिमम, और ग्रेटर देन जीरो आता था तो मिनिमम, याद है। यस और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो फिर वो फेल हो गया, डबल डेरिवेटिव देखकर मैं बता नहीं सकता, तो फिर सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट ही होता था एक, याद आ रहा है, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट नंबर लाइन पे बनाकर करते थे हम, याद है, प्लस माइनस, यस सर ठीक है। तो यार ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजें रिकॉल करनी है, लर्न करके सारे कॉन्सेप्ट अपने लिखने रजिस्टर में, और फिर एक माइंड मैप बनाना है कि हाँ ये चैप्टर के मुझे सारे फॉर्मूले मेरे माइंड में, तब समझना कि चैप्टर रिवाइज हुआ तुम्हारा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, हम रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे अब देखो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ तक मैंने कर लिया, अब इसकी मुझे मार्क्स लेने मिलेंगे जब तक मैं पूरा नहीं करूंगा क्वेश्चन को, है ना। और ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, तुम गेस कर ही नहीं पाओगे, वैसे तो करना भी नहीं है गेस, लेकिन होता है ना कि चलो कैलकुलेटेड गेस कर लिया मैंने, 90% तो पक्का ही लग रहा है, चलो मैंने लगा ही दिया, रिस्क ले लिया, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा, बता ही नहीं पाओगे। तो चलो अच्छा, फिर इस इजी करने के लिए मैं डेरिवेटिव कर दूं या दोनों साइड पहले स्क्वायरिंग कर दूं, ये भी बता दो जल्दी जल्दी। स्क्वायरिंग कर दूं, तुम्हें याद होगा यार कि देखो क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू मैक्सिमम है, y मतलब x रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर की वैल्यू भी मैक्सिमम ही आएगी, है कि नहीं। मिनिमम है तो मिनिमम ही आएगा, ये क्लियर है, ठीक है भाई। यस अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर लाइक y की वैल्यू मिनिमम में माइनस में थी और आपने स्क्वायर कर दिया तो वो तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे फिर सही नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई x की वैल्यू देख लो एक बार क्या है, x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, जैसे मैंने बोल दिया जो पॉइंट मैंने बोला है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइक होता है ना, एडवांस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे गड़बड़ कराते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम ही स्क्वायर कर दिया और सर ने बोला था कि कर दो, हमेशा नहीं होगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं।
मैं कह रहा हूँ मैं स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा सर इसकी वैल्यू है ना मिनिमम आ रही थी लेट से -18 और मैक्सिमम आ रही थी लेट से 10 और आपने स्क्वायरिंग कर दी और फिर ऐसे दिखा दिया, तो -18 का जो स्क्वायर होगा वो तो 10 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा, है ना। तो फिर यानी वाई स्क्वायर को अगर मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मुझे तो पता नहीं, वाई के बारे में तो पता नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है। पर मैं कहूंगा इस बात का मैं फिर मैं रीजन दूंगा क्या कि भाई एक्स की एक बार वैल्यू देख लो क्या है, एक्स की एक बार वैल्यू देख लो कितनी है, 0 से 1 के बीच में, तो ये पॉजिटिव ही है ना, ये बात क्लियर होगी ना कि भाई x रूट 1 माइनस एक्स आएगा तो पॉजिटिव ही, ये क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो चलो कर दो एक बार जल्दी से, क्या आएगा वाई स्क्वायर कितना आ गया, x 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव करो जल्दी से कितना आएगा, इसको z मान लो, वाई स्क्वायर का नहीं करना z का करना है, डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कर दो, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस का 3x स्क्वायर, 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्या आ गया x की वैल्यू, x कॉमन हो गया 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, भाई x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर x की वैल्यू 2/3 हो सकती है, 0 तो नहीं लेनी क्योंकि ओपन इंटरवल में रखा हुआ है, ओपन इंटरवल देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल है, तो यानी कि हम 2/3 कंसिडर करेंगे, 2/3 0 और 1 के बीच में आता है। अब यहाँ पर मुझे जब a की वैल्यू आई है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि इस पर ही क्या होगा मैक्सिमम आएगा, मतलब चेक कर लो वैसे करना है तो डबल डिवाइड करके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2 माइनस का 6x, और x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ कितनी 2/3, तो नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है सभी को, है भाई यस सर। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम होगा इसी पर ही, तो भाई x की वैल्यू 2/3 पुट करनी है। अब क्या करोगे आप, जो हमारा आंसर आया था क्या था ये ना, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे भाई 2/3 पुट कर दोगे, क्लियर है सभी को, हो जाएगा। Yes, sir. क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 10c5 2/3 और रूट में 1 माइनस 2/3, क्या आ गया आंसर 10c5 2/3 और 1 माइनस 2/3 करोगे कितना आएगा 1/3 आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा और रूट 3 बचेगा नीचे, तो आंसर आ रहा है भाई हमारा 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों सेम आएंगे, स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर 2 बचा और नीचे 3√3, कोई ऑप्शन था ऐसा 2√10 2√10 3√3 √5 का होल स्क्वायर, दिख रहा है डी ऑप्शन, Yes, sir. क्लियर है सभी को। तो इसमें क्या हो गया, बाइनोमियल थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट थे जनरल टर्म वाला वो भी लग गया, इंडिपेंडेंट हमें आती थी, लेकिन अगर यहाँ पर अटक गए कि मैक्सिमम बोला है और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्स की कौन सी वैल्यू लें, और एकदम रैंडमली मैं ऐसे बोल भी नहीं सकता कि 0 से 1 के बीच में इससे पक्का आ जाएगा मैक्सिमम, कोई नहीं बता सकता इसका, तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ही यूज करना पड़ेगा इसमें, क्लियर है। तो Yes. इस क्वेश्चन से ये सीखो कि भाई इस तरह से हम डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है वो यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि टिपिकल क्वेश्चन जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का बनता था वैसा ही पूछा जाएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो एक और क्वेश्चन देखो, इसमें तो मतलब बाइनोमियल इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं डालूं तो मैं डालूंगा कि भाई बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर से आया था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम मिनिमम वाला एप्लीकेशन डेरिवेटिव का भी लग गया, कुछ अलग से भी क्वेश्चन आएंगे जो प्योरली एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक, मतलब अच्छी तरह से समझना है कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन है, अब अच्छा एक चीज बताना इस क्वेश्चन से पहले, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स याद आ रहा है सभी को, क्या था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता था, क्या होता था, याद है किसी को भी, यस सर। बता दो ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहती है 0 से 1। 0 से 1 कुछ ऐसे एक्स चलता है, हाँ मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं होता है ना, यस सर। कुछ ऐसे चलता है 1 पे लाइक ओपन डॉट, फिर 1 पे दोबारा 0, फिर 2 पे ओपन डॉट, इस तरह चलता रहता है। तो अगर मैं कहूँ इसका लाइक कहां से कहां तक रहता है वैल्यू, 0 इंक्लूडेड है 1 पे ओपन है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो याद आ रहा होगा सभी को, यस सर। तो यही फॉर्मूला है, ये याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि भाई अगर x में से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x का हटा दो तो आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बचेगा। तो अगर मैंने तुम्हें कहा, पहले तो पूछ लेता हूँ, मान लो मैंने कहा 1.2, इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बता दो कितना है, 0.2। 0.2 है, ठीक है। फिर मैंने पूछा -3.8, इसका बता दो कितना होगा, 0.2। इतना टाइम,
हाँ हाँ, कितना 0.2। 2 कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 0.8। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के आगे जो भी लिखा वही बोल दो, ये इसलिए पूछा मैंने क्वेश्चन। आप फॉर्मुला ही लगाना, मतलब इस तरह से मत सोचना कि पॉइंट के बाद जो लिखा होता है वही बोलोगे। फॉर्मुला ही लगा दो, ये जो मैंने लिखा है आपके लिए। क्या बोला मैंने? -3.8 माइनस कर दो फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो सभी को याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते कैसे थे। -3.8 का पीछे वाला इंटीजर आएगा। पीछे वाला इंटीजर क्या होता है भाई? -4 -4। माइनस माइनस हो गया +4। +4 में से 3.8 माइनस करोगे 0.2 आएगा प्लस का। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना कि ग्रेटेस्ट ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी कभी नहीं आती। 0 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है, 1 से छोटा रहेगा, तो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं। और जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से ग्राफ में एनालाइज कर लो कि इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये दो बातें, ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक्स की वैल्यू के साथ किस तरह से फ्रैक्शन पार्ट एक्स को हम लिखते हैं, ये फॉर्मुला याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आया, लेट्स से पूछा गया कि समेशन निकालना है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 100 तक, और क्वेश्चन दिया हुआ इंटीग्रेशन का n-1 से n तक। समेशन कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 100, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल n-1 से n तक। किसका? e की पावर, उन्होंने जानबूझकर ऐसे लिख दिया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ने लिखा, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दिया कि जिस बच्चे को याद होगा पहले तो वो समझ पाएगा कि भाई ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी मैंने वैल्यू लिख दी n-1 n, क्या लिख दूं? e की पावर, डायरेक्टली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां तक। अब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मुला तो है नहीं, e की पावर x का तो e की x होता है, बट e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा हो तो मैं नहीं कर सकता इंटीग्रेट। e की पावर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हो तो भी डायरेक्टली कोई फॉर्मुला नहीं है। कैसे चलेगा? अब सबसे पहले देखो, इसने कहा है 1 से लेकर 100 तक लेके जाना है, तो 1 से 100 थोड़े से लिख दें, 3-4 लिख दें, कैसे लिखेंगे बताओ? जब x n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? कहां से कहां तक? 0 से लेकर, 0 से लेकर कहां तक लिख दूं? 1 बोलो भाई, 1 तक, 0 से 1 तक क्या लिख दूं? e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा? 1 से लेकर 2। ठीक है, फिर 2 से 3 ऐसे चलता ही रहेगा, राइट? चलता ही रहेगा कहां तक? 99। भाई 100 पुट करोगे n की वैल्यू तो 99 आएगा, नीचे ऊपर क्या आएगा? 100 ही आएगा, और e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब थोड़ा सोचना इसको कैसे इवैल्यूएट करें। e की पावर लिखिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और 0 से 1। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बाउंडेड है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आती थी, याद है किसी को? क्या लिखते हैं भाई? अगर मेरा x की वैल्यू 0 से 1 तक बाउंडेड है तो e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह, x की जगह, जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह मैं डायरेक्टली x ना लिख दूं भाई? अगर मैंने एक चीज बताओ, सोच के बताना, अगर मैंने लिखा 0.5 तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 ही आएगा ना, है कि नहीं? अच्छा, अगर Yes. ऐसे लिखा है 0.89 तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन पार्ट हटा सकता हूं ना मैं, सिर्फ x लिख सकता हूं ना? सर इसका आंसर 50 है। हाँ, पहले 1 मिनट ये तो बताओ यार, इफ आंसर क्या आ रहा है? 50 50। प्रॉपर शायद नंबर नहीं आएगा, ई की पावर में आएगा यार कुछ, शायद नंबर भी आ सकता है, बट मेरे को लग रहा है आंसर इसका ई की पावर में आएगा समथिंग। एक बार देख लेते हैं, पहले ही बताओ, ये डिस्कस करो, पहले ये डिस्कस करो, देख ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? x ना लिख दूं, क्योंकि सेम ही आएगा आंसर। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, अब बता दो क्या लिख दूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को? क्या लिख सकते हैं? अब 1 से 2 के बीच में मान लो 1, एक एग्जांपल ही ले लिया करो, मान लो 1.2 है, तो 1.2 का आंसर क्या आएगा? फ्रैक्शन पार्ट सिर्फ 0.2 आएगा, राइट? तो मैं कैसे लिख दूं उसे? 1.2 लिखा हुआ है और आंसर आ रहा है 0.2, तो क्या लिख दूं? x की टर्म्स में क्या लिख दूं इसे? x-1 वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि 1.2 कैसा है? 1.2 सॉरी 0.2 कैसा है? आपने 1.2 में से 1 ही तो माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 से 2 के बीच में होगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया पैटर्न कि भाई अगर कहां से कहां तक है, 2 से 3 के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2। क्लियर है भाई?
यस सर। बोलो बोलो बोलो। अब ये लिख लो कहीं पर अपने नोटबुक में, कहीं पर भी स्टार बनाकर कहीं पे ये चीज लिख लो फॉर्मूले की तरह से कि हाँ भाई अब याद रखना है, क्योंकि पेपर में एक्सपेरिमेंट तो नहीं करने बैठोगे ना। और फॉर्मूले लिखवाने को तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा रैंडमली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, दोनों के बीच में क्या लिंक है क्या नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि यार अब ब्रेक कैसे करना है, मतलब हमें, क्योंकि मैं जब तक इंटीग्रेट कर ही नहीं पाऊंगा जब तक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स पावर में लिखा हुआ है कि, तो वो हटाना था, हटा दिया हमने, समझ लिया। ये चीज बिल्कुल देखो, ये चीज कैसी है, फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये चीज ऐसी है, जैसे आप ध्यान होगा तुम्हें, अगर मॉड में x-1 होता था तुम क्या करते थे भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और ऐसे लिख देते थे माइनस टाइम्स x-1 और एक बार x-1 कंडीशन लगा देते थे, क्या, इफ x की वैल्यू क्या है लेस देन 1 और इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, याद है क्रिटिकल पॉइंट निकालकर। यस सर। तो ये वही चीज हमने करी है कि भाई मॉड हटाना था तो ऐसे करते थे, अब हमने क्या करा, फ्रैक्शनल पार्ट x हटाना था तो इस तरह से मैनिपुलेट करके लिख दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा पहले वाला, क्या बन जाएगा, निकालो निकालो, सॉल्व करो, अब देखो क्या आता है आंसर। जैसे तुम कह रहे हो 50 आ रहा है, देखो चेक करो आता है नहीं आता 50 को, सारे सॉल्व करो। इसको मैं कॉपी डाउन भी कर देता हूँ नीचे। करो सॉल्व, क्या आएगा, पहला बन गया हमारा 0 से 1 e की पावर क्या बोला था हमने, x ही आएगा इसमें ना, dx प्लस 1 से 2 e की पावर क्या लिखी थी हमने, x-1, बस दो ही बहुत है, पैटर्न समझ में आ जाएगा। और 99 से 100 e की पावर क्या आएगी लास्ट में, x माइनस कितना लिख दूं भाई, 99। 99। बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है कि यार e की पावर जो भी होती है उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x ही होता है जब तक x का कोफिशिएंट 1 है ना, और आगे जो कांस्टेंट टर्म माइनस प्लस में लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। या ऐसे करोगे कि x-1 को पहले t मानोगे फिर निकालोगे, ये तो सभी को पता है ना इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, यही आएगा सेम है ना। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा e की पावर x-99 तक, कहां से कहां तक, 99 से 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इतना बड़ा जब भी समेशन का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पता है बाइनोमियल थ्योरम में कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के तुमने फॉर्मूले करे हैं, जहां पर भी समेशन सीक्वेंस सीरीज में सीखा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, या कुछ फॉर्मूला बन जाता है एपीजीपी, या ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है। तो देखना है हम क्या आएगा, पहला क्या आएगा भाई, ई की पावर 1 माइनस 1 आएगा। 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ई की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है ना, ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, ई की पावर क्या आएगा, नेक्स्ट में x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और माइनस e की पावर 1 माइनस 1 0 आएगी, फिर दोबारा 1 लिख दो उसे, तो यानी हमें समझ में आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, e माइनस 1 यही आएगा। कितने टाइम्स आएगा ये बताओ, कितनी टर्म्स है, सोच के बताना, 99 है या 100 है या 101 टर्म्स है टोटल, कितने हैं भाई, जो ब्रैकेट वाले पार्ट कर रहा हूं मैं, दोनों को काउंट नहीं कर रहा, ब्रैकेट वाले को सिंगल काउंट कर रहा हूं मैं, ये कितनी टर्म्स हैं, बताओ भाई। 100। 100 है, हाँ, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, अगर डाउट है तो आराम से सोच लो, मतलब 5-10 सेकंड ले लो कि भाई, क्योंकि देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, कई बार 101 होती है या 99 होती है, हम जल्दी जल्दी में 100 लिखकर सॉल्व कराते हैं और ऑप्शन भी मिल जाता है वो वाला, ऐसे वाला, तो 100 टाइम्स लिख दो बस, ई माइनस 1 ये आएगा बेटा। अब ई की वैल्यू तो वो लाइक इरेशनल नंबर होती है 2.7 समथिंग, तो आंसर तुम क्या कहते थे, 50 बोल रहे थे, सर मेरे से 4 गड़बड़ होगी। जो गड़बड़ कर दी थी, क्या गड़बड़ करी बताओ, तो डिस्कस कर लो, इससे अच्छा होता है डिस्कशन करने से, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली बस सॉल्व कराता जाऊँ। डिस्कस करने से होता है कि तुमने तो सीख ही लिया, दूसरे बच्चे और सीख लेंगे तुम्हारी मिस्टेक से। बताओ क्या गड़बड़ करी तुमने। सर मैंने सोचा कि ग्राफ से हो जाएगा, पर ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो मेरे को लगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही था सीधा। ग्राफ से सोच रहे थे करने के लिए, यस सर। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का तो ग्राफ पता है, ई की पावर थोड़ी ना है, अच्छा तुमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से सॉल्व करने बैठ गए थे। यस सर। हाँ, वो तो ट्रायंगल बनेंगे इसलिए है ना। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पर स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि अगर वैसे होता तो हाँ ग्राफ से ही निकाल सकते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके।
हाँ, तो क्वेश्चन में देखो क्या होता है ना, जब हम पेपर में कर रहे होते हैं तो हमें पता भी लगता है कि यार हम तो ई की पावर की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेके ही सॉल्व करते हैं ग्राफ से, वो याद मतलब ध्यान नहीं जाता है। तो बहुत ध्यान से बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन देखो तभी करो। क्लियर है बेटा सभी को क्वेश्चन? Yes, sir. सॉल्व कैसे करना है वो तो समझ लिया, वो तो इजी पार्ट था। बस थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, अगर किसी बच्चे को ये समझ में आता है जो मैंने स्टार बना के बताया, नोटबुक में लिख भी लेना कि भाई समझ में आ गया, हमें इस तरह से करना है। अब देखो, अब आप कहोगे सर 0 से 1 से स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नेगेटिव से भी जा सकता था भाई, -1 से 0 भी आ सकता था, इस तरह से भी हो सकता था। तो तुम्हें कम से कम बेसिकली एक तरीका तो समझ में आ गया ना कि इस तरह से एनालाइज करके हम खुद फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के फिर और मैनिपुलेशन करके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो जितने लाइक मेन है वो तो लर्न करने ही पड़ेंगे, बाकी सारे के सारे जैसे लर्न नहीं होते। तो कुछ होता है कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल लेकर अगर देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई कितना होगा। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं कि 38 से लेकर 79 तक बता दो कितनी टर्म्स हैं, फ्रॉम 38 टू 79 कितनी टर्म्स हैं, 39 39 39 40 41, इस तरह से कितने नंबर्स हैं टोटल, वो बताएगा? बोलो भाई। 42। 42 और कोई भाई, या 42 ही है सभी का आंसर? यस सर 42। ठीक है, तो जिनको पता है उनका तो 42 होगा, जिनको नहीं पता वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो 41 सोच रहे हैं। उन्होंने माइनस करा है 79 माइनस 38, ठीक है, तो कोई हाथ तो नहीं भरेगा, पर होंगे कुछ बच्चे ऐसे पक्का, ठीक है। तो 42 होंगे बेटा, माइनस करके +1 करते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड भी करते हैं। और अगर बिटवीन बोलते कि इनके बिटवीन कितने 38 से 79, तब होता है कितने, तब 40 होंगे, 41 भी नहीं होंगे, 42 भी नहीं होंगे, 40 होंगे। माइनस करके एक और -1 कर देते हैं। अब ये जो मैंने बता रहा हूँ ये फॉर्मूला नहीं है, तो मतलब ऑब्जर्वेशन कुछ एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कई बार कोई चीज नहीं आती है, जैसे पता नहीं लग रहा है 38 से 79 कैसे काउंटिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई 2 से लेकर 5 तक काउंट कर लेता हूँ, कितने नंबर्स होते हैं। मैंने देखा 2 से 5 तक तो यार 4 नंबर है, और मुझे लग रहा था कि 5 - 2 करना है तो 3 होने चाहिए। तो मैंने नोटिस करा यार एक ज्यादा आ रहा है, फिर मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, तो उस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया पक्का कि फॉर्मूला क्या बनाना है। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 40, जैसे 42 बोला, कई बच्चे 41 लेकर सॉल्व करने बैठ जाएंगे उसे, ठीक है। और अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा तो इस तरह से कॉमन ऑब्जर्वेशन थ्रू एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेकर, कॉमन ऑब्जर्वेशन लेकर हम समझ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस ओके, नेक्स्ट है लेट्स से एक उसका लेते हैं, वेक्टर का लेते हैं। क्वेश्चन है, सभी को याद आ रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? पहले तो बता दो क्योंकि मुझे लग रहा है कई बच्चों को याद ही नहीं होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हारा उसमें मेरे ख्याल सीबीएसई में तो आया ही नहीं होगा ये, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी शायद नहीं था, है ना। कोई बताएगा भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था भैया? अगर ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी, कैसे करते थे ऊपर से, याद आ रहा है? A dot C ए into डॉट C. एक मिनट, ए डॉट सी हाँ, पहले सी के साथ करते थे, फिर बाहर बी लिख देते थे, फिर माइनस माइनस ए डॉट बी, और बाहर क्या लिख देते थे, C. सी, ठीक है। ये जो हम बाहर लिख रहे हैं वो डॉट नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी करके तो नंबर ही आएगा, तो नंबर के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पर भी डॉट ही कह रहे हैं, लगा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ए डॉट सी जो वो तो नंबर है, क्योंकि वो एक नंबर आएगा, कुछ स्केलर आएगा, कांस्टेंट आएगी वैल्यू, और उसके बाद बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब क्या करते हैं, ए को पहले सी के साथ डॉट कर देते हैं, फिर बाहर बी लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, फिर ए को बी के साथ करते हैं और बाहर सी लिख देते हैं, और बीच में माइनस। ये याद रखना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन करते थे, याद है? भाई हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन होता था, ए क्या लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी बी लिखते थे, क्रॉस है ना। सी अच्छा, इसी बात को ऐसे भी लिख देते थे, बी डॉट सी क्रॉस ए लिख देते थे, या फिर सी बाहर लिखकर ए क्रॉस बी। और इसको एक और नोटेशन तुम्हें याद आ रही होगी, ऐसे लिख देते थे, ए बी प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, याद है। और ये Yes, कैसे sir. निकालते थे, ए के डायरेक्शन रेशियोज, फिर बी के, और फिर सी के, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते थे, डायरेक्टली आ जाता था। ऐसे नहीं करने की जरूरत कि पहले बी क्रॉस सी निकाला और फिर उसके बाद ए को डॉट करा, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ऐसे कर दो तो आंसर आ जाता था। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी एक पैरेललोपाइड ही है, लेकिन पैरेललोपाइड टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जिसमें जो 3 एडजेसेंट जो कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है जो साइड्स, उनके वेक्टर जो दे रखे हैं वो है ए बी और सी। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। जो क्रॉस लिखा हुआ है उनको अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
बट ये जो डॉट ए लिख रहे हो आप, इसको आगे भी लिख सकते हो, मतलब बी क्रॉस सी लिखकर ए डॉट जो बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है। डॉट में कॉम्पिटिटिव लॉ एप्लीकेबल है, ए डॉट बी डॉट ए की बात है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सभी को समझ में आ गया? Yes. चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा, मतलब अगर देखो जैसे अगर किसी बच्चे को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी पता है, थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर बोलने का मतलब समझ में तुम्हें आ जाना चाहिए कि क्या मतलब है इस चीज का। देन पूछा क्या है, ए क्रॉस, फिर दोबारा ए क्रॉस, फिर दोबारा ए क्रॉस, फिर दोबारा ए क्रॉस बी। अब थोड़ा सा लाइक टफ तो बनाएगा ही ना, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी तो बनाएगा ही। कितने ब्रैकेट हो गए, 1 2 3, 3 बार बंद कर दो भाई, कर दिया तीनों बार बंद, ठीक है। मैंने एक ही तरह के ब्रैकेट बना दिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ। इसको सॉल्व करना है और इज इक्वल टू बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन दे रहा हूँ, सभी सॉल्व करो जल्दी से। हाफ मॉड ए 4 बी वेक्टर, बी ऑप्शन है ए क्रॉस बी ओनली, सी ऑप्शन है मॉड ए 4 बी, और डी ऑप्शन है 0 वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले अंदर ब्रैकेट से, सबसे इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो करते हैं ओपन, बताओ क्या आएगा। इसका बताओ पहले कितना आएगा। क्या लिख दें, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, ए क्रॉस, अंदर अब क्या लिखें, पहले ए को डॉट करें किसके साथ, बी के साथ, और बाहर क्या लिख दें, वेक्टर ए लिख दें माइनस, फिर ए को ए के साथ डॉट, और बाहर बी वेक्टर लिख दें। ये हमारा हो गया भाई सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, चलो ठीक है। फिर अब क्या लिखें, ये किसी को याद आ रहा होगा, ए डॉट ए भाई क्या लिखा जा सकता है, जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उनको देखकर भी समझ में आ जाता है कि क्या लिखना चाहिए। सर ऑप्शन ए डॉट ए, मोड ए का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका, सी आ रहा है, चेक कर लेते हैं शायद सही है। हाँ तो भाई ए को अगर एक वेक्टर को वेक्टर के साथ ही डॉट करते थे तो आपको याद होगा मॉड ए स्क्वायर हो जाता होगा, यस ठीक है। माइनस, अब इसने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, जिस बच्चे ने, देखो क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में कई सारी स्टेटमेंट होती है, इसमें तो कम स्टेटमेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट में कुछ पार्ट जो होता है हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इस बात को अगर इग्नोर कर दिया और हम तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करने बैठ गए, उसी को सोच के कर रहे हैं सॉल्व, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। इस वाली बात को यूज नहीं करा तो फिर पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा आंसर। तो भाई अगर ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब यही है, ए डॉट बी क्या है भाई, 0 है। तो ये तो लिखो ही मत, क्योंकि ये 0 आएगा, 0 इंटू ए करोगे 0 वेक्टर आएगा, माइनस में सिर्फ यही बचेगा हमारा, राइट। और बाहर क्या चल रहा है, ए क्रॉस। अब ध्यान से देखना कैसे ओपन करेंगे दोबारा। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि यार ये सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे ओपन करें। तो आप नोटिस करो कि ये जो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या है भाई, कांस्टेंट है, ये तो स्केलर है। तो स्केलर जो होता है, क्या वो मैं सबसे बाहर लेके आ सकता हूँ, यस माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर। भाई नंबर कहीं पर भी लिखा हो, चाहे डॉट प्रोडक्ट के बीच में लिखा हो, क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में लिखा हो, किसी भी वेक्टर के साथ, उस स्केलर को सबसे बाहर लेके आ सकते हो, उसका कुछ नहीं, कुछ अफेक्ट नहीं होता, वो बाहर आ गया। बचेगा क्या हमारा, ए क्रॉस कितना, बी। क्लियर है भाई, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं बाहर ले आया और बाकी जो लिखा होता वो ऐसे लिख दिया। इसको फिर एक और बार करना है बस, स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस ए डॉट बी, हाँ ए माइनस ए डॉट ए, तो फिर वही आएगा दोबारा का दोबारा ना। हमने पहले भी यही ओपन करा था ना, हमने पहले भी यही ओपन करा था, तो टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्टली लिख दें, क्या आया था। चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचा हमारा, माइनस का मॉड ए स्क्वायर, 0 लिखो ही मत, चलो बेशक से, माइनस मॉड ए का स्क्वायर इंटू में बी। क्या हो गया अभी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। मॉड ए की पावर हो जाएगी 4 और बी साथ में वेक्टर। क्लियर है भी सभी को, ऑप्शन नंबर, हाँ बेटा बिल्कुल सही आया सभी को समझ में। Yes, sir. तो हमने 2 बार बस ओपन करा, और उसमें से भी पहली बार जब ओपन करा उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर फंस सकते हो,
इस वाले स्टेप में। तो इस स्टेप से समझ लो अच्छी तरह से कि भाई स्केलर अगर बीच में कुछ आ जाए ऐसा, तो पहले तो पहचानना है, क्योंकि 2 3 तो लिखा नहीं हुआ या के भी नहीं लिखा हुआ कि एकदम समझ में आ जाए, कई बच्चे फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो माइनस आ गया, अब क्या करें। तो ये मॉड ए का स्क्वायर जो कांस्टेंट है, कुछ लाइक स्केलर है, तो वो बाहर लिया जा सकता है पूरे उससे, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना लगे हमें। आया सभी को समझ में? Yes. अब देखो कुछ क्वेश्चन तो तुम कहोगे इतने इजी आते हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कई जगह पे टाइम बच जाता है हमारा, उसे बताना नहीं चाहिए। दिखा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन कितना इजी आया। एक क्वेश्चन है कि प्लेन 1 दिया हुआ है, 3D का आया हुआ, देखो एक ये प्लेन दिया हुआ है, एक ये प्लेन दिया हुआ है, और तीसरा प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस 10y प्लस 14z इक्वल टू 5। और इन 3 प्लेन के बारे में बात करने के बाद उसने कुछ ऑप्शन दे दिए कि कौन सा ट्रू है, कौन सी इनमें स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला बोला उसने P1 एंड, चलो मैं बोल रहा हूँ, P1 एंड P3 आर पैरेलल, बता दो पैरेलल है क्या P1 और P3, जल्दी से। यस सर। देखो मतलब बाकी ऑप्शन चेक भी करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है पहला प्लेन और तीसरा प्लेन भी पैरेलल है, क्योंकि नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है वो सेम आएंगे, राइट। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा 3 15 और 21 और 2 10 और 14 तो सेम नहीं है, तो रेशियो निकालते हैं बेटा, याद होगा तुम्हें, सारी रेशियो क्या आएंगी 3:2 ही आएंगी, क्लियर अभी। और मतलब उसने नीचे भी ऑप्शन दे दिया, पहला ही ऑप्शन दे दिया वो, तो देख कर ही पता लग गया, मुश्किल से 5 सेकंड, है ना, पूरे के पूरे 2-2.5 मिनट जो भी था बचना था एक क्वेश्चन का, वो बच गए भी हमारे, तो कहीं ना कहीं लगेंगे भी अब, है ना, तो इस तरह से बचाना ही है, ठीक है। आया सभी को समझ में? Yes, sir. चलो एक सीक्वेंस सीरीज का लेते हैं, क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज निकालना है। सीरीज ऐसी दी हुई है 1 2/3 7/3 स्क्वायर 12/3 क्यूब 17/3 4 22/3 5 डॉट 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 डॉट, और ये सीरीज आगे ऐसे लिख दिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक चल रही है ऐसे, इज इक्वल टू, ये बताना है कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 9/4, दूसरा ऑप्शन है 15/4, सी ऑप्शन है 13/4, डी ऑप्शन भी ऐसा दे दिया 11/4। कि बच्चा थोड़ा बहुत सॉल्व करके तो निकाल ही देगा कि 4 आएगा डिवाइड में, ऊपर अलग अलग दे दिया, अब पहचानो कितना है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट तक अगर ये सीरीज जा रही है, तो एक माइंड में थिंक क्या आती है भाई, इसका सम तभी निकल सकता है जब इनफाइनाइट जीपी बने, राइट, याद है। यस सर। मतलब देखो क्वेश्चन को मतलब होता है ना एनालाइज कैसे करना है, मतलब होता है ना पढ़ा एकदम ही तो सॉल्व नहीं करा जा रहा, समझ भी नहीं आ रहा भाई क्या करना है, तो एकदम ही हिंट मिलती है कि यार एस सीरीज का सम फाइंड करना है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इन्फिनिटी वाला जीपी वाला एक ही फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, A/1 - R, है ना। और उसमें कंडीशन भी होती थी, किसी को कंडीशन याद आ रही है, इसमें कुछ कंडीशन होती थी कि जीपी अगर बन भी रही है, उसमें आर के ऊपर कुछ कंडीशन थी, याद है किसी को, कॉमन रेशियो पे, लेस देन क्या 1। थी क्या थी क्या थी, कि मॉड आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब जो कॉमन रेशियो होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि भाई 1/2 हो जाए, 1/3, 2/3 भी चलेगा, 4/5 भी चलेगा, मतलब सीरीज डिक्रीजिंग उसमें जानी चाहिए, राइट, क्लियर है। क्योंकि अगर आर 1 या 1 से बड़ा है, तो फिर इनफाइनाइट तक जो टर्म्स हम फाइंड करेंगे जीपी की, वो तो इनफाइनाइट ही हो जाएगी, पता ही नहीं सकता मैं। जैसे मान लो 3 का डबल हो रहा है 6, 6 का डबल हो रहा है 12, तो ये तो मैं इनफाइनाइट तक मैं निकाल ही नहीं सकता सब, क्योंकि इनफाइनाइट ही आएगा ये तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये होगा ही, मतलब जब भी इनफाइनाइट वाला होगा तो ये पक्का, तुम्हें चेक करने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पक्का ही होगा कि आर तुम्हारा 1 से लेस ही आ रहा होगा। अच्छा, अब इन इन टर्म्स को देखकर मैं ये तो नहीं कह सकता जीपी है डायरेक्टली, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा तो क्वेश्चन, तो कोई बताएगा अब क्या करें, जो हमने इस सीक्वेंस सीरीज में सीखे थे बहुत सारे तरीके कि भाई ऐसे निकालते हैं ऐसे। कॉमन रेशियो से हाँ मल्टीप्लाई। हाँ, मतलब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर वालों को छोड़ दूं एक बारी, भाई 2 7 12 17 22, इनको अगर मैं छोड़ देता हूँ न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर कोई पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा न्यूमरेटर का पैटर्न मुझे, तो न्यूमरेटर को छोड़ दूं तो डिनोमिनेटर को देखता हूँ, तो डिनोमिनेटर को मैंने देखा भाई 3 3 स्क्वायर 3 का क्यूब 3 4, ये तो समझ में आ रहा है जीपी है, तो जीपी क्या है हमारी, जीपी ऐसी बन रही है 1 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 का 4, सो ऑन चलता जा रहा है। अच्छा, और तुम्हें याद आ रहा होगा इसका आर कितना है, इसका आर है 1/3, तो अगर इसका आर 1/3 तो क्या करते थे याद है, सम को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, पूरे सीक्वेंस को किससे मल्टीप्लाई करते थे, याद है। कॉमन रेशियो। हाँ, ये याद आ रहा होगा तुम्हें, एस आर कर देते थे, याद है, और फिर डिफरेंस लेते थे, याद है, डिफरेंस माइनस करते थे फिर ऑल्टरनेट, क्या आएगा भाई, एस आर अगर मैं करता हूँ, एस आर मतलब एस को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 1/3 आएगा 1 के नीचे, फिर क्या आएगा
2/3 का स्क्वायर आएगा, फिर 7/3 का क्यूब आएगा, और 12/3 की और 3 आएगी, ऐसे चलता जाएगा। 17/3 की और गड़बड़ कर दी क्या मैंने? नहीं ठीक है, तो ये इसके साथ आएगा। मेरे को ऑल्टरनेट लिखना चाहिए था, चलो ऑल्टरनेट लिख देता हूँ। तो 12 के नीचे 3 लाइक फ्रैक्शन के नीचे लाइक फ्रैक्शन ऐसे आएगा ना। हाँ 12 के नीचे क्या आएगा भाई? 3 की और 4 आएगी, मैंने 3 लिख दिया, 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने नीचे ऐसे नीचे इसलिए लिखा ताकि माइनस करने में समझ में आ जाए कि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम है, वो इजी हो जाएगा माइनस करना। तो माइनस कर दो भाई, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा पक्का। करो, क्या आएगा? एस में से एस/3 माइनस करो तो क्या आएगा? 2s/3। और राइट साइड पे क्या आएगा? 1 तो 1 ही लिखो, प्लस 2/3 में से 1/3 जाएगा, 1/3 प्लस कितना? 7 - 2 5/3 का स्क्वायर, फिर आएगा 5/3 की क्यूब, फिर आएगा 5/3 की और 4, फिर 5/3 की और 5। तो देखो, अच्छा अभी एक प्रॉब्लम है इसमें, इस पूरी पूरी की पूरी सीरीज को मैं नहीं कह सकता भाई ये जीपी है ना। तो मुझे कहाँ से जीपी मानना पड़ेगा, मतलब कहाँ से बोलूँ कि जीपी है? क्योंकि मैंने बोला था जीपी का सम तो पक्का बनेगा इनफाइनाइट तक, तो जीपी है तो सही इसमें, लेकिन कहाँ से मानूंगा मैं जीपी? 1 से पहली वाली टर्म से मानूं, या 1/3 से, या 5/3 स्क्वायर से? 5/3। हाँ तो भाई यहाँ से जीपी है। मतलब थोड़ा सा उन्होंने क्या करा, पहली टर्म से ना देकर सेकंड टर्म से ना देकर, पहली टर्म के बाद चलो सेकंड टर्म से भी होता है तो दिख जाता है, थर्ड टर्म से तो बच्चे, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या हो गया, ये तो जीपी बनी नहीं रही। तो भाई थर्ड टर्म से कोई बात नहीं, पहली दो टर्म को तो मैं ऐड कर लूंगा, कितना आएगा? 2/3 प्लस, अब बता दो इसका फॉर्मूला क्या था, पहले चेक कर लो जो मैंने कंडीशन बताई थी। आर कितना आएगा निकाल के देख लो। 5/3 स्क्वायर को 5/3 सॉरी 5/3 क्यूब को 5/3 स्क्वायर से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 1/3 आएगा। आगे का भी करके देख लो, फिर वही 1/3 आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/3 आ रही है, राइट। यस सर। तो तुम्हारा फॉर्मूला लगा दो भाई, क्या था? ए पहली टर्म डिवाइड बाय 1 - आर, क्या आएगा? इनफाइनाइट जीपी का सम है ना, एसिडिटी वाला वो जीपी वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। बस, क्या आ गया भाई? 2/3s। तो सॉल्व कर लोगे क्या? ओके, हेमंत का आ भी गया। चलो भाई, हेमंत कह रहा है भाई 13/4, तो आई एम कंसिडरिंग हेमंत ठीक कह रहा है। चेक कर लेना बाकी भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. बोलो भाई, ठीक है। एक चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक तुमने ना एक चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कभी पढ़ा है क्या? तुम कहोगे सर हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन तो बहुत छोटी क्लास में 6th 7th में पढ़ा होगा है ना, बट रेशियो प्रोपोर्शन होता है ना थोड़ा डिटेल में, कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाकर, मैनिपुलेशन लगाकर हम क्वेश्चन को बहुत इजी बना लेते हैं। किसी ने सुना है कंपोनेंट एंड डिविडेंड? यस सर। देखो मैं कुछ मैनिपुलेशन बता रहा हूँ, एक दो दो तीन मैनिपुलेशन, ये जरूरी है, या ये पता होंगे तो किसी भी क्वेश्चन में लग जाएंगे। अदरवाइज तुम नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकालोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। तो रेशियो प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर A/B और C/D अगर इक्वल है तो वो इसके भी इक्वल रहेगा। A+C कर लो, B+D कर लो, या फिर A-C कर लो, B-D कर लो, ये भी इक्वल ही रहेगा, इन्हीं के इक्वल रहेगा रेशियो के। ठीक है भाई, मतलब मैं प्रूफ तो करके दिखा सकता हूँ कि देखो भाई यही आ रहा है। कैसे करूंगा मैं? इसको मैं K मान लूंगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी B के, C की वैल्यू आ जाएगी D के, और फिर जो राइट साइड पे जो मैंने दो रेशियो लिखी है उनमें पुट करूंगा तो तुम देखोगे रेशियो वही आ रही है, K ही आ रही है। क्लियर? ठीक है भाई, A+C मतलब मैंने न्यूमरेटर ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर भी ऐड कर दिए, माइनस भी कर सकते हो इसी तरह से। क्लियर है भाई? Yes, यस। sir. ठीक है, मतलब अगर एक से ज्यादा भी रेशियो लिखी है, मान लो A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F लिखा है, तो A+C+E इक्वल टू होगा, और मतलब डिवाइड में सॉरी B+D+F, वो भी रेशियो इन्हीं के इक्वल होगी, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, वो कहता है A/B अगर C/D के इक्वल है, इफ ऐसा है, देन अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, रेशियो को आप मैनिपुलेट करके आप क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो A+B, A-B, C+D, C-D। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये मैंने बताया तो तुम्हें हिंट तो मिल गई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कुछ तुम्हें समझ में आ ही जाएगा।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स एक्स बाय होल बाय ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय, पहले दोनों x हैं, फिर साइन टेन इनवर्स y है डिवाइड बाय c, और x की वैल्यू बोली है कि 0 से 1 के बीच में ही है। देन फाइंड क्या करना है, cos पाई c डिवाइड बाय a प्लस b। अब जैसे हम देखेंगे कि निकालना क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, बी ऑप्शन है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डी ऑप्शन है भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई। अब जैसे हम पहले ये देखेंगे कि निकालना क्या है, क्या निकालना है हमें, ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जैसे ही देखा कि मुझे फाइंड क्या करना है, तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं पेपर में एज ए स्टूडेंट लाइक हूँ, तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मैं कराने को डायरेक्टली पूरा सम करा दूंगा, बट एक थॉट प्रोसेस किसी स्टूडेंट का कैसे होना चाहिए, तो मैं लिंक कर रहा हूँ कि भाई कैसे माइंड में आएगा। मैं कराऊंगा सॉल्यूशन तो आपको कि सर आपको माइंड में कैसे, आपको तो पता है पहले से आंसर, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपके भी माइंड में आएगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा जो गिवन है इफ, अब उसको देखकर जो निकालना है वो समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्योंकि कॉस के साथ अंदर क्या लिखा हुआ है एंगल में, पाई सी डिवाइड बाय ए प्लस बी लिखा हुआ है, और जो गिवन है अगर मैं इधर उधर मैनिपुलेशन लगाने लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग गया, मुझे समझ में आ रहा है कुछ आएगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कैसे निकलेगा, इसमें वाई भी नहीं है कहीं पर, और वाई यहाँ पर थर्ड रेशियो में लिखा हुआ है, तो देखकर तो समझ में आ नहीं रहा करना क्या है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब ऐसे समझ में नहीं आए ना, तो तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए कि जो निकालना है उस पर फोकस करो, जो निकालना है। तो तुमने जो निकालना है उसमें देखा कि न्यूमरेटर में सी वाली टर्म है, सी लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में देखा ए प्लस बी, तो ये जो मैंने अभी तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया, इस वाले से मैंने कहा था, इस वाले से ये ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल टू, ये सभी को याद आ गया? यस सर। तो तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा ना कि भाई ये दोनों रेशियो लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली मैनिपुलेशन लगा सकता हूँ कि भाई साइन इनवर्स आप कह रहे हो ए एक्स अपॉन ए इक्वल टू द कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी, और मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, बताओ ठीक है ये? यस सर। तो मैंने क्या बोला, देखो मैं डायरेक्टली लिख देता है, मैं कहता भाई ऐड कर दो इन्हें और ये इक्वल आएंगे सर रेशियो। नीचे तो a माइनस डी नहीं आएगा? नहीं नहीं बेटा, प्लस करें, प्लस करें, मैंने इन दोनों को प्लस करा तो इन दोनों को प्लस करूंगा ना, मैंने कॉम्पोनेंट डिविडेंड नहीं लगाया भाई, मैंने ये पहले वाला लगाया, पहले वाला कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इक्वल टू में a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी या a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी अकॉर्डिंग टू नीड लिख सकते हैं, क्लियर है? ओके सर, मैंने इक्वल तो लिखा है। कॉम्पोनेंट डिविडेंड नहीं लगाया मैंने। और मैंने ऐड क्यों करा, आप ये पूछ सकते हो सर ऐड क्यों करा, देखो ये पहले तो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर ऐड क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो आंसर आपको निकालना है, जो फाइंड करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जब समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो जो निकालना है उसी पे फोकस करूंगा कि वो कहाँ से लाऊं मैं, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने देखा भाई ए प्लस बी लाना है, मुझे ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसमें कॉस के साथ डिवाइड में ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी मेरा किसी तरह से आ गया रेशियो में। अब न्यूमरेटर को देखकर समझ में आ जाता है, अगर किसी के फॉर्मूले लर्न है किसी को, तो कि न्यूमरेटर क्या बन गया भाई, पाई बाय 2। क्या बन गया, पाई बाय 2। वेरी गुड, कि भाई साइन और कॉस जो होते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पर सेम होते हैं, तो ये बेसिकली एंगल ही है, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का 2 नीचे चला गया भाई, ठीक है यहाँ तक? यस अच्छा, सर। अब आती है सी की बारी। अब हमने जो करना था वो तो इतना तो कर लिया, लेकिन ये जो दोनों रेशियो थी, ये एक और रेशियो की भी इक्वल थी। किसके रेशियो की इक्वल थी, याद है किसी को? टेन इनवर्स क्या है भाई, अब सी की बारी भी तो आएगी, ये आ गया। तो अब इतना देखते समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा, बताओ क्या कर दूं भाई, टेन इनवर्स से हम क्या करें, अच्छा ये y डिवाइड बाय सी ऐसे लिखा हुआ है या अलग से लिखा हुआ है? अलग से लिखा हुआ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई। टेन इनवर्स y है, देखो इसमें भी नोटेशन लिखने में भी गड़बड़ हो जाती है कभी, y डिवाइड बाय सी ऐसे लिखा हुआ है, मैंने पूरा लिख दिया, मैंने कहा तो सेपरेट करना मुश्किल होगा फिर, ठीक है तो c को तो हटा दूंगा, टेन इनवर्स y, c को कहाँ ले जाऊं, पाई के साथ ले जाऊं, क्योंकि भाई देखो ना जो निकालना था उसमें दिख रहा है पाई सी, यस सर। न्यूमरेटर में मैं पाई को भी क्यों लेके जा रहा हूँ, पाई सी डिवाइड बाय ए प्लस बी, भाई 2 नीचे है नीचे, तो 2 को हटा के यहाँ ले आओ। अब देखो जो एंगल मुझे राइट, मतलब जो कॉस के साथ एंगल लिखा हुआ था वो किसी तरह से आ गया ना मैनिपुलेट करके, ठीक है? तो ये जो मैंने मैनिपुलेशन करी, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मतलब एक तरह से रटने वाला हो जाएगा कि भाई वो कह रहा है, सर को तो आंसर पता है कि हमें कैसे पता लगेगा। तो यही चीज मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ कि बेटा आएगा कैसे माइंड में, क्लियर है? तो किसी भी Yes, क्वेश्चन में, sir. मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मतलब एज अ थॉट प्रोसेस क्या होता है, तो वो चीज मेरे को डिस्कस करनी जरूरी है कि भाई देखो जो निकालना है उसमें डिवाइड में ए प्लस बी लिखा हुआ है,
और 2 रेशियो में ए और 1 में बी है, तो उन दोनों रेशियो को मैंने तुम्हें बताया हुआ है। रेशियो प्रोपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट ये वाला कि भाई अगर इस तरह से है तो ऐड कर लो। तो जिस बच्चे ने बेटा लिखना है नोटबुक में लिखते चलो, क्योंकि मिलेंगे नहीं, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, ढूंढोगे भी डेट वाइज तब भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, या अपने तुम रफ में कहीं पे लिख रहे हो तो वहां पर भी नहीं मिलेगा, या तो जहाँ पे लिख रहे हो वहां पे स्टार बनाकर ये चीज लिखते जाओ साथ के साथ, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इनको कहीं और कॉपी डाउन कर देना, ताकि होता है ना जब हम रिवाइज करते हैं तो एक बार सारे गो थ्रू कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि वो माइंड में रहते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब हमें निकालना है लेकिन कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो भाई कॉस जब ये लिखूंगा पाई सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, कॉस 2 tan इनवर्स y। अब इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो आंसर जो है उसमें कहीं पर भी cos 10 नहीं है भाई, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी नहीं हुई, सारे ऑप्शन y के टर्म्स में है। तो मुझे ये समझ में आता है। फिर एक 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था, याद है किसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का? यस भाई 4 ऐसे फॉर्मूले होते थे ना आपस में, लिख याद है किसी को? cos इनवर्स होता था 1 माइनस y स्क्वायर बाय 1 बाय y स्क्वायर, sin इनवर्स होता था 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और एक और होता था क्या, tan इनवर्स होता था 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, याद आ गया? sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा सारे लिंक करे हुए हैं, ये बेसिकली 2 थीटा है, ठीक है। तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा ऐसा? क्योंकि जो बाहर वाला cos है वो कट जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो आंसर समझ में आ गया होगा, क्या आएगा आंसर, 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर बी? हाँ भारतीय आपका ठीक है बेटा, क्लियर है? आया बेटा सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कैसे करना है रिवाइज, जो चैप्टर लगते हैं कि 10-20% है और बहुत बड़ा चैप्टर पेंडिंग है अभी कोई, कैलकुलस का कहीं कोई भी चैप्टर, तो बेटा अभी उसको छोड़कर पहले जो आते हैं चैप्टर उनको करो, ठीक है ना। हाँ लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे मान लो मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मुझे डिटरमिनेंट आता है मैट्रिक्स नहीं आता, या मैट्रिक्स आता है डिटरमिनेंट नहीं आता, वो तो एक साथ ही करने पड़ेंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो दोनों के दोनों होने ही चाहिए, मतलब अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएगा तभी प्रोबेबिलिटी कर पाओगे ढंग से रिवाइज, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर पाओगे, नॉर्मल जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिंक्ड होते हैं वो नहीं कर पाओगे, और जनरली वैसे ही आते हैं पेपर में, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो ओके बेटा। एंड जो मैंने बोला माइंड मैप बनाना है कॉन्सेप्ट की, जो आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो उसके सारे के सारे फॉर्मूले नोट्स खुद बनाओ अपने, ताकि जब रिवीजन जब आप करोगे तो बहुत जल्दी आप गो थ्रू कर पाओ, नहीं तो फिर वो एक एक दो दिन चला जाता है सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सब कुछ रिवाइज करने में, ठीक है बेटा। यस Sir. चलो नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, एंड कुछ चैप्टर के लाइक अगर लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है ओके। Yes. जैसे मान लो कोई Yes. कॉन्सेप्ट बाकी चैप्टर आपने कर लिया, कोई कॉन्सेप्ट आपको जो समझाया गया था किसी में भी पर्टिकुलर उसमें आपको डाउट हो रही है कि ये कॉन्सेप्ट आपने एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, ठीक है ओके। चलो थैंक यू ऑल बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर एंड लाइक जी, sir. बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, रेस्ट करना है, पढ़ना है, रेस्ट करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं अपनी इधर उधर, सिर्फ पढ़ाई और रेस्ट करना है बेटा, ठीक है ओके। Yes. चलो थैंक यू बेटा।